जी हाँ, मिशन ब्राजील की अगर हम शुरुआत करें और आज हम बात करें कि आज का सबसे बड़ा मैच क्या हो गया है, कौन है और इस वर्ल्ड कप में अब तक सरप्राइजिंग टीम कौन सी रही है, तो सब कोई कहेगा कोस्टा रिका। वर्ल्ड कप के ग्रुप ऑफ डेथ माने जा रहे ग्रुप डी में एक बेहद ही अहम मुकाबले में कोस्टा रिका ने 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन इटली को 1-0 से हरा दिया है। इस मैच में कोस्टा रिका के साथ साथ इंग्लैंड के प्रशंसकों की नजरें भी टिकी हुई थी। अपने पहले मैच में उरुग्वे को हरा करने वाले और चौंकाने वाली कोस्टा रिका ने इस मैच को जीतकर यह साबित कर दिया है कि उसकी ये पहली जीत केवल संयोग नहीं थी। कोस्टा रिका की जीत एक साथ 2 परिणाम निकालकर सामने आए हैं। एक तरफ जहां वो टॉप 16 में पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी तरफ उसने इंग्लैंड का पत्ता काट दिया है और इंग्लैंड की टीम अब जो उसका आखिरी मुकाबला होगा वो सिर्फ महज एक औपचारिकता भर होगा। लेकिन कोस्टा रिका की बात करूं तो जिस तरह से उन्होंने इटली का सामना किया और इटली को बैकफुट पर रखा पूरे मैच के दौरान और 1-0 से शानदार जीत दर्ज की है, वाकई में काबिल तारीफ है। वही मैच में एकमात्र गोल करने वाले ब्रायन रुइज को मैन ऑफ द मैच चुना गया है, जिन्होंने कोस्टा रिका की जीत को पक्का किया। पहले ही हाफ में उन्होंने गोल किया और यहां से जीत हासिल की। कोस्टा रिका ने इटली के ऊपर 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन इटली जो पहले मुकाबले में इंग्लैंड को हराई थी, कोस्टा रिका की बात की जाए पहले मुकाबले में उरुग्वे को मार दिया और उसके बाद दूसरे मुकाबले में इटली को हराकर सनसनी फैला दी है। जी हाँ, इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन शबीर, उम्मीद किसी को शायद नहीं होगी, कोस्टा रिका पहला मैच जीती तो लगा चलो ठीक है, हो सकता है, फुटबॉल है, कुछ भी हो सकता है। दूसरे मैच में जो खेल दिखाया उन्होंने, वाकई में कहा जा सकता है अब ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर रहेगा पूरे वर्ल्ड कप के दौरान। उससे और थोड़ा पहले मैं लेके जाऊं, जब ये ग्रुप हुआ तो सब ये बोल रहे थे जो टीम ने कोस्टा रिका को ज्यादा गोल से जीता वो टीम के लिए इजी होएगा क्वालिफाई होने के लिए। और कल का मुकाबला और पहले का उसका जैसा परफॉर्मेंस दिया और टैक्टिकल वो लोग गेम किए, जब अटैक में एक ही कैम्बल था ऊपर और उसके साथ जब बॉल था सब चले जा रहे थे पीछे से, और जैसा ही बॉल मिस हुआ स्पेशली मिडफील्ड वो लोग ब्लॉक करके फिर दूसरे प्लेयर को खेलने नहीं दिया। तो भाई पूरे मैच की अगर हम शुरुआत से और आखिरी तक बात करें, जैसा आप कल कह रहे थे कि कछुए की चाल से चलती है इटली की टीम, कहीं ना कहीं खरगोश का काम किया है कोस्टा रिका ने। देखो, कोस्टा रिका का बहुत लाजवाब प्रदर्शन है। 45 लाख की आबादी है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जितनी आबादी है और जो उन्होंने फुटबॉल खेला है, और जोएल कैम्बल अकेले कितनी उन्होंने, मतलब उनका जो के फुटबॉल की भाषा में वर्क रेट कहते हैं, उन्होंने होल्ड अप कितना बॉल किया, पूरी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। ये सिर्फ डिफेंसिव खेल के नहीं खेले और फिट बहुत है टीम। गर्मी थी, वो इटली को थोड़ा नुकसान दिया, लेकिन कोस्टा रिका के प्लेयर लगातार भागते रहे, स्पेशली उनके विंग बैक्स, और वो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि अब विश्व कप में 19-20 का फर्क है टीमों में। वो दिन चले गए कि बड़े टीमों के सामने लोग घबराते थे, क्योंकि इनके भी प्लेयर अब इटालियन लीग, स्पेनिश लीग, बुंदसलीगा में खेलते हैं, तो ये छोटे क्लबों में खेलते जोएल कैम्बल वगैरह, उनको यहां मौका मिलता है दिखाने के लिए कि हम भी अच्छे क्लबों में और अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेल सकते हैं। चलिए, लेकिन यहाँ कोस्टा रिका की जीत के बाद हम बात करें कि पॉइंट्स टेबल में क्या हालचाल है, इंग्लैंड के लिए आखिर क्यों कहानी खत्म हो गई है। आइए डालते हैं एक नजर पॉइंट्स टेबल पर। पॉइंट्स टेबल की अगर बात की जाए तो कोस्टा रिका 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों में शानदार जीत हासिल की और 6 पॉइंट के साथ टॉप 16 में पहुंच चुकी है। ग्रुप डी की पहली टीम है जो टॉप 16 में सफर तय कर चुकी है। इटली की बात की जाए, उरुग्वे की बात की जाए, इंग्लैंड की बात की जाए, तीनों टीमों ने 2-2 मुकाबले खेले, लेकिन यहां अब टफ फाइट हो गया है इटली और उरुग्वे के बीच। जी हां, आपको एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा जब इटली और उरुग्वे की टीमें आमने सामने होंगी। जो टीम जीतेगी वो पहुंच जाएगी टॉप 16 में। अगर मुकाबला ड्रॉ भी रहता है तब देखना होगा गोल डिफरेंस। यहां पर शबीर, अगर मुकाबला ड्रॉ हो जाता है इटली और उरुग्वे, इटली का गोल अच्छा है, 0 है और -1, उरुग्वे का 1 है, तो इसलिए अगर ड्रॉ हुआ तो इटली क्वालिफाई हो जाएगी। इटली क्वालिफाई नॉकआउट मैच की तरह होगा ये, एक जैसे कप फाइनल होता है, बहुत लाजवाब गेम होगा। और इटली डिफेंसिव खेले तो भाई वहां सुआरेस का फैक्टर है, वो हमेशा छोटा सा मौका मिलता है तो वो गोल करते हैं। तो ये, लेकिन यही आश्चर्य की बात है कि 2 विश्व कप भूतपूर्व चैंपियन इस ग्रुप से बाहर हो जाएंगे। जब सब उम्मीद कर रहे थे कि कौन से 2 आगे जाएंगे, यहां है कि कौन से 2 बाहर होंगे। एक तो बाहर हो गई इंग्लैंड। जी बिल्कुल, इंग्लैंड बाहर हो चुकी है। यहां मैं बात करूं इटली, अब थोड़ा सा यहां देखना होगा कि इटली क्या करिश्मा कर दिखा पाती है। लेकिन अगर हम कोस्टा रिका और इटली के मुकाबले की बात करें तो वाकई में मुकाबला काफी काबिल तारीफ रहा कोस्टा रिका के लिए। एक भी उन्होंने मौका नहीं दिया इटली की कमबैक कर सके। शुरुआती लम्हों से लेकर आखिरी लम्हों तक उन्होंने अटैक बनाकर रखा। आइए देखते हैं कि किस तरह से कोस्टा रिका ने 90 मिनट तक मैदान पर झंडा गाड़ा।
ब्रायन रूइज के इस हेडर ने साबित कर दिया कि कोस्टा रिका की टीम वर्ल्ड कप में सिर्फ नंबर बढ़ाने नहीं बल्कि वर्ल्ड चैंपियंस को हराने आई है। इस एक हेडर से रूइज ने दो नामी टीमों को चोट दी है। इटली को तो हराया ही साथ इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप में आगे का रास्ता ही बंद कर दिया है। इटली पर 1-0 से जीत दर्ज करने के साथ ही कोस्टा रिका ग्रुप डी से टॉप 16 में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। 1956 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप के पहले दौर में बाहर हो गई है। ब्राजील में इंग्लैंड की टीम के साथ ऐसा दूसरी बार हुआ है। 1950 वर्ल्ड कप के दौरान भी मजबूत दावेदार बनकर ब्राजील गई इंग्लैंड की टीम पहले ही दौर से बाहर हो गई थी। कोस्टा रिका ने शुरुआत से ही बेहतरीन खेल के साथ इटली को दबाव में रखा। गोल पोस्ट पर बुफान को लगातार मेहनत करनी पड़ी। हालांकि पिर्लो और बालाटोली की जोड़ी ने इसका जवाब भी दिया, लेकिन कोस्टा रिका के डिफेंस और गोलकीपर नेवास ने मिलकर उनके इरादे कामयाब नहीं होने दिए। 44वें मिनट में ब्रायन के हेडर ने मैच में पहली बार स्कोर लाइन में बदलाव किया और ये बदलाव आखिर तक कायम रहा। टॉप 16 में जाने वाली ग्रुप की दूसरी टीम का फैसला अब इटली और उरुग्वे के बीच होने वाले मैच के बाद होगा। उसी दिन कोस्टा रिका और इंग्लैंड के बीच भी मुकाबला होगा, लेकिन उस मैच का दोनों टीमों के लिए कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। पीयूष तिवारी, IBN 7। जी हां, कोस्टा रिका ने एक गोल किया है, लेकिन उस एक गोल ने कोस्टा रिका की किस्मत बदल डाली है ब्राजील वर्ल्ड कप में। नोवी, समझना चाहूंगा आपसे मैं ये किस तरह से इस मुकाबले को पलटा है कोस्टा रिका ने और कैसे दबदबा बनाए रखा है। शुरू से अच्छा खेला, सब उरुग्वे से जीतने के बाद ये समझ रहे थे कि फ्लूक विन हो गई और कल शुरू से अच्छा किया। और लोग की खास को भी ये 5 बैक रहते, 4 मिडफील्डर और 1 फॉरवर्ड कैम्बेल रहते हैं। मगर ये नहीं कि डिफेंसिव हो, जब अटैक में होते हैं सब जाते हैं। जब इनका ने बॉल रहता है कैम्बेल का ने, ऑल ऑफ ए सडन सब ऊपर आके उनको हेल्प करते हैं और ये सरप्राइज बोल सकते हैं। और जैसा गोल हुआ इधर से बेलोनूस ने इनको डायस जूनियर को पास दिया जी। डिफेंस यहाँ के राइट बैक टैकल करने गए, मगर इन्होंने ड्रिबल करके बहुत अच्छा क्रॉस किया। चेलेनी और डैमिन यहाँ हेड ले सकते थे, मगर रूइस ने बीच में से जाके, और यहाँ एक चीज बोलनी होगी, जब बॉल क्रॉस हो रहा था बुफन अपनी जगह छोड़ के आ गया, ने महान गोलकीपर है, और जब बॉल इनके पास यहाँ पीछे आ गया तो बुफन नो मैंस लैंड में जैसा बोलते, और इतना अच्छा सुंदर हेड करके वो गोल कर दिया डैश। अगर बुफन रूइस ने गोल कर दिया, अपनी जगह होता तो शायद गोल ना होता। वो एक हो सकता था। सरप्राइजिंग 2 डिफेंडर इनको नहीं लिए, ये बीच में से जाके इधर हेड किए। तो डिफेंडर की ड्यूटी होती है, इसको देखिए और अपोनेंट को देखिए, कोई इनको मार्क नहीं किया, मगर इनकी तारीफ करना होगी, इतना अच्छा हेड करके गोल किया। और वाकई डैश भी बहुत अच्छा क्रॉस दिया जी। अगर हम टोटल देखूं यहाँ पर तो इटली के अटैक की मैं अगर बात करूं, मौका उनको नहीं मिल पाया। हालांकि एक तरफ लगा कि आधे ही मैदान पर पूरा मुकाबला चल रहा है, कोस्टा रिका मौका ही नहीं दे रही है उनको पलटवार करने का। जी हाँ, मौका नहीं दिए, या कुछ ये कहा जा रहा था कि गर्मी की वजह से ये लोग नहीं खेल सकते। मगर यहाँ मिडफील्ड की तारीफ करना, जैसा बॉल मिस हुआ सब ये लोग, स्पेशली पिर्लो को या दूसरे खिलाड़ी को कुछ चांस नहीं दे रहे थे। उसकी वजह से नो डाउट बालाटोली को 1-2 चांस मिले, अगर गोल करते तो रिजल्ट उल्टा हो सकता था। मगर वैसे कैम्बेल की भी एक पेनल्टी थी और एक हेड ऊपर गया जी। इक्वली फाइट किया, बहुत अच्छा फाइट देके इटली को खेलने नहीं दिया। शाबिर, मैं ये पूछने मांगता हूं कि कोस्टा रिका ने क्या किया कि पिर्लो को रोक पाए, जो कई अच्छी टीमें नहीं कर पाती, इंग्लैंड नहीं कर पाए, कोस्टा रिका ने क्या रणनीति की? नबी, जब पिर्लो का ने बॉल रहता था 2-3 प्लेयर उनका ने थे, 1 सेकेंड इधर कोई ऑप्शन नहीं था वो लोग को पास देने का। जैसा स्पेशली पिर्लो की खास खूबी है, ओवरहेड पास देते, कोई जाके लेते, ये 1 सेकेंड यहाँ इनको अलाउ नहीं कर रहे थे। नो डाउट एक फ्री किक मारे, बालाटोली को पास दिए, मगर स्पेशली ये मिडफील्ड में वो लोग इतना अच्छा प्रेस करके पिर्लो को कोई चांस ही नहीं दे रहे थे पास देने का। खाली एक कैम्बेल ऊपर थे, वो भी आ जा रहे थे और ये सब ब्लॉक कर ले रहे थे पिर्लो को। जैसा बॉल जाता है 2-3 जने जाके उनको ऑप्शन नहीं दे रहे थे, उसकी वजह से इटली टीम खेल नहीं सकी। चलिए, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है साफ तौर पर कि कोस्टा रिका ने पूरी गेम प्लानिंग समझकर और अपनी प्लानिंग पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक स्टार्ट टू फिनिश, नो डाउट प्लानिंग ये होता है जीतने से, मगर कल ये साबित कर दिया जीत के अलावा वो इक्वली फाइट कर सकते हैं। और ये और एक साबित किया कि कोई छोटी टीम कोई बड़ी टीम नहीं है इस वर्ल्ड कप में। चलिए, ये तो बात हो गई इटली और कोस्टा रिका के मुकाबले की, लेकिन अब अगले मुकाबले की बात करूं तो जो मुकाबला खेला गया स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच, जहां 5-2 से फ्रांस ने धमाकेदार जीत दर्ज की। आइए देखते हैं उस मुकाबले की रिपोर्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7
वर्ल्ड कप में अब तक की सबसे बड़ी स्कोर लाइन और नतीजा 5-2 से फ्रांस के पक्ष में रहा। इस जीत के साथ फ्रांस टॉप 16 के दरवाजे तक पहुंच गया है। फ्रांस की टीम ने मैच के 17वें मिनट में ही खाता खोलकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। स्विट्जरलैंड इस हमले से संभल पाता कि अगले ही मिनट में मातुदी ने टीम की बढ़त को दोगुना कर दिया। इसके बाद फ्रांस के वेलबुएना ने 40वें मिनट में गोल कर स्कोर 3-0 कर दिया। फ्रांस की ये बढ़त मैच के पहले हाफ तक कायम रही। मैच में अब बारी थी फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर करीम बेंजेमा की, जो पेनल्टी में मिला पहला मौका गंवाने के बाद एक बार फिर हरकत में आए। बेंजेमा ने 67वें मिनट में गोल कर टीम की बढ़त को 4-0 कर दिया। 73वें मिनट में सिसोको ने फ्रांस को 5-0 से आगे कर दिया। मैच में वापसी की उम्मीद छोड़ चुकी स्विट्जरलैंड की टीम ने 81वें और 87वें मिनट में गोल कर गोल के अंतर को जरूर कम किया, लेकिन नतीजे पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उत्कर्ष चतुर्वेदी, IBN 7। तो चलिए, फ्रांस एक ऐसी टीम है जो टॉप 16 में जगह बना चुकी है। वहीं हम बात करें फ्रांस के सुपरस्टार कौन रहा है इस मुकाबले में, तो फ्रांस के स्टार खिलाड़ी करीम बेंजेमा को मैन ऑफ द मैच दिया गया है। बेंजेमा लगातार दूसरी बार मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं। और इस वक्त नोवी और शबीर दोनों हमारे साथ बैठे हुए हैं। नोवी, करीम बेंजेमा कहीं ना कहीं एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपने कंधों पर फ्रांस को आगे लेके बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, पूरी टीम बहुत अच्छा खेल रही। करीम बेंजेमा की बदकिस्मती है, पहले मैच में भी 3 गोल हो जाते और इस मैच में भी एक तो पेनल्टी इन्होंने मिस किया और अंत में गोल भी किया, लेकिन वो रेफरी कुछ लकीर के फकीर थे, उन्होंने 2-3 सेकंड पहले फाइनल विसिल बजा दी। नॉर्मली होता है जो रेफरी जब गेंद थोड़ी बाहर जा रही होती है तब वो अंतिम सीटी बजाते। यहां तो लग रहा था आक्रमण था, 3 सेकंड और गेम चलता तो कोई दुनिया गिर नहीं जाती। तो बेंजेमा की बदकिस्मती है, नहीं तो इस समय गोल्डन बूट की रनिंग में वो 5 गोल पे हो जाते। बहुत शानदार खेल रहे, लेकिन पूरी फ्रांस की टीम, ये दिदियर देशॉं ने ये क्या कि टीम हमें चाहिए, शानदार खिलाड़ी नहीं। जो समीर नासरी को ड्रॉप किया, क्योंकि इस टीम में एक परिवार की तरह खुशी और जोश से खेले। नवी और एक चीज खास खूबी है, 5 प्लेयर गोल, 6 प्लेयर गोल किए, प्लस स्टार्टिंग में सब ये बोल रहे थे रेबेरी नहीं है, कुछ नहीं कर सकेंगे, तो लोग बोल नहीं सकते कौन प्लेयर क्या कर बैठेगा। फ्रांस की ओवरऑल हम टीम देखें हैं, करीम बेंजेमा की बात करूं, अदर प्लेयर्स की अगर मैं चर्चा करूं, कहीं ना कहीं एक यूनिटी की बात नोवी जो हमेशा करते हैं। शबीर, शायद आप बेहतर समझ पाएंगे, आप कोच भी रह चुके हैं, कप्तान भी रह चुके हैं। टीम फील्ड पर अगर एकजुट है तो एक अलग कॉन्फिडेंस, एक अलग लेवल से टीम खेलती है। फिर मैं हर वक्त यही बोलता हूँ और सब कोचेस यही बोलते हैं, ग्राउंड में इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राउंड के बाहर भी इंपॉर्टेंट और स्पेशली ड्रेसिंग रूम में भी इंपॉर्टेंट है। तो वही नवी जो कह रहे हैं, वो टीम ऐसी एक यूनिटी हो गई, जैसा सब सरप्राइज हो गए। नासेरी को क्यों नहीं लिए, बहुत अच्छा खेले, मैनचेस्टर सिटी चैंपियन हुई है, मगर टीम के लिए फायदेमंद नहीं है बोल के। और एक इसमें देखने को मिला कि सब स्टार है, जैसा नो डाउट करीम सीनियर है, दूसरे खिलाड़ी है, मगर रेबेरी की कमी या ग्रीनरी की कमी महसूस होने नहीं दिया और टीम ऐसा खेली जस्ट लाइक ए यूनिट। और एट द सेम टाइम स्विट्जरलैंड की भी तारीफ करनी होगी कि जो लास्ट 5 मिनट में 2 गोल किए, वो लोग के भी कुछ चांस मिस हो गए। और ये स्विट्जरलैंड की खूबी है कि लास्ट तक फाइट दिया, 5 गोल खाने के बाद भी मैंने खामोश नहीं बैठे, लास्ट 5 मिनट्स में 2 गोल करके, तो वो टीम से भी कुछ उम्मीद की जा सकती है। स्पेशली फ्रांस, नो डाउट दे प्लेड लाइक रियल चैंपियन। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर फ्रांस की मैं बात करूंगा, जिस तरह से उन्होंने खेला है वाकई में काबिल तारीफ है। अब देखना होगा कि स्विट्जरलैंड के पास अब क्या ऑप्शन बचता है और किस तरह से वो टीमें आगे बढ़कर जाती हैं। चलिए, हम आगे बात करते हैं। वर्ल्ड कप के ग्रुप ई के दूसरे मुकाबले में इक्वाडोर ने होंडुरास को 2-1 से हरा दिया है। यह मैच दोनों ही टीमों के लिए अहम मुकाबला माना जा रहा था। मैच के शुरुआत में ही होंडुरास ने बेहतर खेल दिखाया और 31वें मिनट में कोस्टली ने गोल कर टीम को बढ़त दिला दी, लेकिन उनकी ये बढ़त हाफ टाइम तक भी बरकरार नहीं रह सकी और 34वें मिनट में वेलेंसिया ने गोल कर स्कोर को बराबर कर दिया। इसके बाद वेलेंसिया ने 65वें मिनट में एक और गोल दागकर टीम को पहली जीत दिलाई। होंडुरास की हार के साथ ही टीम खिताबी दौर से बाहर हो गई। और ये एक नजर डालते हैं अब पॉइंट्स टेबल की। ग्रुप ई में टीमों की स्थिति क्या क्या बनी हुई है। तो फ्रांस टॉप पर है, टॉप 16 में पहुंच चुकी है। इक्वाडोर की बात की जाए, 2 मुकाबले खेले हैं, पहली जीत हासिल की है, 3 पॉइंट उनके पास हो चुके हैं। स्विट्जरलैंड के पास भी अब भी मौका है फ्रांस से हारने के बाद, लेकिन यहां पर होंडुरास की बात करना चाहूंगा कि वो टीम थोड़ा सा उसके लिए चीजें खत्म हो गई हैं, लेकिन आखिरी मैच में वो कुछ छाप छोड़ जाए तो ये वाकई में अलग बात होगी। तो भाई, अगर मैं पॉइंट्स टेबल को हम देखें, फ्रांस, इक्वाडोर, स्विट्जरलैंड, होंडुरास, हालांकि फ्रांस पहुंच चुकी है। तीसरी टीम में 2 टीमों के बीच फाइट चल रहा है। कौन सी टीम दूसरी हो सकती है टॉप 16 के लिए? स्विट्जरलैंड को यह थोड़ा फायदा कि उनका अंतिम मैच होंडुरास के साथ है
और हॉन्डुरस दोनों मैच हार चुके हैं, तो और स्विट्जरलैंड, जैसे शाबिर ने सही बोला कि पूरी जान लगा देती है, खामोश नहीं बैठते, अंत तक कोशिश करते। और इक्वाडोर को बड़ा कठिन मुकाबला है, क्योंकि ये फ्रांस टीम एक मतलब लय में खेल रही है आत्मविश्वास के साथ। तो स्विट्जरलैंड का थोड़ा पड़ला भारी है कि जीत सकते, 6 पॉइंट पहुंच सकते हैं और दूसरा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। हेड टू हेड अगर देखें तो इक्वेडर को स्विट्जरलैंड जीता हुआ है। हाँ, वो भी हेड टू हेड जो बराबर भी हो गए, तो वहां भी वो जीत चुके जी। हैं। तो स्विट्जरलैंड मेरे हिसाब से जीत जाना चाहिए हॉन्डुरस से, और चल। इक्वाडोर काफी कठिन होगा फ्रांस से जीतने के लिए। चलिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड दावा कर रहे हैं, नोवी की उम्मीद कर रहे हैं कि फुटबॉल के खेल में कुछ वैसा कुछ हो नहीं सकता है, उम्मीदें करना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी स्विट्जरलैंड पसंद है, दूसरी टीम बन सकती है। अब एक नजर डालते हैं हम पॉइंट टैली पर कि टीमों की स्थिति किस ग्रुप में क्या बनी हुई है। तो ग्रुप ए की बात की जाए, ब्राजील मैक्सिको के पास मौका होगा क्वालिफाई करने का, टॉप 16 में जाने का। क्रोएशिया अभी 2 मुकाबला खेल चुकी है और उसके लिए अगर वो 3 टीमें हैं टॉप 2 की फाइट में, अब देखना होगा कौन सी टीम आगे निकल कर जाती है अपने इस आखिरी मुकाबले में। ग्रुप बी की बात की जाए, ग्रुप ए के बाद अगर हम ग्रुप बी की ओर रुख करें तो नीदरलैंड और चिली की टीमें पहुंच चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन के पास अब कोई मौका नहीं रह गया है इस वर्ल्ड कप में कोई चमत्कार करने का। ग्रुप सी अगर देखा जाए, कोलंबिया क्वालिफाई करने वाली ग्रुप सी की पहली टीम हो गई है। आइवरी कोस्ट, जापान, ग्रीस, इनके पास मौका है। अगर आइवरी कोस्ट और जापान कुछ करिश्मा कर पाए तब शायद इनकी बात बनेगी। ग्रुप एफ की बात करूं, अर्जेंटीना जो आज अपना मुकाबला खेलने वाली है, अर्जेंटीना और ईरान की टीमों को देखा जाए तो अर्जेंटीना 3 पॉइंट के साथ पहला मुकाबला जीती है, दूसरा मुकाबला अगर वो आज जीतती है तो क्वालिफाई कर जाएगी टॉप 16 के लिए। वहीं नाइजीरिया और बोस्निया के पास भी मौका है, बोस्निया पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है, देखना होगा कि ये टीम क्या करिश्मा कर दिखाती है। और बात करते हैं फुटबॉल के फंडा की। कैमरून के रोजर मिला वर्ल्ड कप में गोल दागने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हो गए हैं। 1994 में रोजर मिला ने 42 साल की उम्र में गोल दागा था। और फिलहाल यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं शबीर और नोवी दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, वर्ल्ड कप में बात की जाए तो वर्ल्ड कप में जिन खिलाड़ियों का दबदबा आपको देखने को मिल रहा है, जिनमें लुइस सुआरेज की बात में कर लूं, नेमार की बात कर लूं, ये सारे खिलाड़ी जो हैं किसी ना किसी क्लब को रिप्रेजेंट करते हैं। और क्लब की बात अगर मैं करूं तो अब तक ईपीएल की, इन इंग्लिश प्रीमियर लीग की जितने क्लबें हैं, बुंदेशलीगा की जितनी क्लबें हैं, उन सब क्लबों के खिलाड़ियों का जलवा दिख रहा है वर्ल्ड कप में। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं और कितने खिलाड़ी क्लब को रिप्रेजेंट करते हैं जो वर्ल्ड कप में छाए हुए हैं। फुटबॉल का महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप 2014 इस वक्त अपने पूरे शबाब पर है। दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी अपने देश को विश्व विजेता बनाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। लेकिन इंटरनेशनल फुटबॉल को इतना आक्रामक और चुनौती से भरा बनाने में दुनिया भर में चलने वाली फुटबॉल लीग्स का बड़ा हाथ है। इंग्लिश प्रीमियर लीग, ला लीगा और जर्मनी बुंदेसलीगा जैसे बड़ी लीग का प्रभाव इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार 52 देशों के कुल 297 क्लब से जुड़े खिलाड़ी इस विश्व कप में शिरकत कर रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2014 में इंग्लैंड और जर्मनी की होम लीग में खेलने वाले क्लबों का दबदबा साफ नजर आता है।
अगर आंकड़ों पर जाएं तो इस बार दुनिया के मशहूर फुटबॉल लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग के कुल 28 क्लबों के खिलाड़ी वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, तो वहीं जर्मनी की जर्मन बुंदेसलीगा लीग के 21 क्लबों के खिलाड़ी वर्ल्ड कप में दम लगा रहे हैं। इन दोनों लीग का प्रभाव सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ल्ड कप में खेलने वाले कुल खिलाड़ियों में से लगभग 15% खिलाड़ी सिर्फ इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेलते हैं, तो वहीं 11% खिलाड़ी जर्मनी की जर्मन बुंदेसलीगा लीग में खेलते हैं। इनके अलावा स्पेन के ला लीगा और इटली, ब्राजील जैसे देशों के घरेलू लीगों के बड़े खिलाड़ी भी वर्ल्ड कप में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन बड़ी लीग में खेलने वाले बड़े क्लबों का दबदबा भी जग जाहिर है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मशहूर क्लब चेल्सी के 17 खिलाड़ी इस विश्व कप में शिरकत कर रहे हैं, तो वहीं जर्मनी के बायरन म्यूनिख क्लब के 15 खिलाड़ी विश्व कप में खेल रहे हैं। साफ है कि फुटबॉल की दुनिया के बड़े लीग और उनके क्लबों का दबदबा फीफा वर्ल्ड कप 2014 में भी कायम है। अभिनव राव, IBN 7। चलिए फिलहाल वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले मैं एक बार फिर बता दूं कि आज 3 अहम मुकाबले कौन कौन से खेले जाने वाले हैं। रात 9:30 बजे जो मुकाबला खेला जाएगा वो अर्जेंटीना और ईरान के बीच खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला जो खेला जाने वाला है रात 12:30 बजे, जो भी एक इंपॉर्टेंट मुकाबला है, वो है जर्मनी और घाना के बीच। और रात का तीसरा मुकाबला खेला जाने वाला है नाइजीरिया बोस्निया के बीच।